अगर कुत्ता किसी लड़की का हो और लड़की तुम जैसी हो, मेरी जैसी। रुपेश कुमार, क्या यह नाम आपकी स्मृति में कौंधा? शायद नहीं। आप में से अधिकांश इस नाम से अपरिचित ही होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इस कलाकार ने 100 से अधिक फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो फिर क्या कारण है कि एक ऐसा अभिनेता जिसने कई बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया, आज धुंधली यादों में भी मुश्किल से जगह बना पाता है? क्या वे इतने मशहूर नहीं थे? वास्तविकता इससे परे है। दरअसल रुपेश कुमार मुख्य नायक नहीं बल्कि एक सशक्त सहायक अभिनेता थे, और यही वह विडंबना है कि हिंदी सिनेमा के अनगिनत चाहने वाले उनके नाम से भी नावाकिफ हैं। यह फिल्म उद्योग का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जहां एक औसत दर्जे का नायक या नायिका भी शोहरत, नाम, दौलत और सुर्खियों के शिखर पर पहुंच जाता है, वहीं एक प्रतिभाशाली चरित्र अभिनेता या तो गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है या उस मुकाम से वंचित रह जाता है जिसका वो वास्तविक हकदार है। उनकी अभिनय कला कितनी भी उत्कृष्ट और प्रभावशाली क्यों न हो, अक्सर उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती। आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक ऐसे ही विलक्षण सहायक अभिनेता के जीवन और कला से परिचित कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। कल की बहारों में 1965 से 1995 के 3 दशकों के दौरान रुपेश कुमार ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कई फिल्मों में हास्य अभिनेता की भूमिका भी निभाई, लेकिन उन्हें सदैव एक अद्वितीय खलनायक के रूप में याद किया जाएगा। सीता और गीता और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों में उनकी नकारात्मक भूमिकाओं को दर्शकों और समीक्षकों ने समान रूप से सराहा। दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? 16 जनवरी 1946 को मुंबई में जन्मे रुपेश कुमार का पैतृक नाम अली असगर फरशाही था और उनकी मां का नाम मरियम था। उनके पिता, जो पुणे शहर में असगर सेठ के नाम से जाने जाते थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अब्बास फरशाही, जो अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, को फिल्मों में लाने का श्रेय निर्माता निर्देशक नाना भाई भट्ट को जाता है, जिन्होंने उनका नाम बदलकर रुपेश कुमार कर दिया। नाना भाई भट्ट प्रसिद्ध निर्देशक महेश भट्ट के पिता थे। रुपेश कुमार ने पुणे के प्रतिष्ठित दस्तूर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही अभिनय के प्रति उनका गहरा रुझान था, जबकि औपचारिक शिक्षा में उनका मन कम ही लगता था। उनका परिवार पुणे में एक सफल रेस्तरां और बेकरी व्यवसाय चलाता था। हालांकि रुपेश पर अभिनय का जुनून सवार था, इसलिए कुछ वर्षों तक पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाने के बाद उनका मन वहां से उचाट हो गया। एक अभिनेता बनने की तीव्र इच्छा उन्हें मुंबई खींच लाई। उन्होंने अपने पिता से इसकी अनुमति मांगी, लेकिन उनके पिता ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। निराश रुपेश अपनी मां के पास पहुंचे। मां के लाडले होने के कारण उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मां उन्हें मुंबई जाने की अनुमति अवश्य देंगी। अथक प्रयासों और अनुनय विनय के बाद उनकी मां आखिरकार मान गईं और उन्होंने रुपेश को कुछ धनराशि दी, जिसे लेकर वे सपनों की नगरी मुंबई रवाना हो गए। मुंबई पहुंचने पर इस प्रतिभाशाली अभिनेता का संघर्ष शुरू हुआ। हम हमार दिल तोड़ दईबे, पर तोहार इच्छा जरूर पूरी करब। उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश में फिल्म स्टूडियोज के अनगिनत चक्कर लगाए। यह सिलसिला कई दिनों और महीनों तक चलता रहा, लेकिन उन्हें कोई भी भूमिका नहीं मिली। इस दौरान उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं था। मां द्वारा दिए गए पैसे भी कब तक साथ देते? आखिरकार वो भी समाप्त हो गए। तब रुपेश ने जीवन यापन के लिए कोई और काम ढूंढना शुरू किया। अथक प्रयासों के बाद उन्हें एक रेस्तरां में नौकरी मिली। यह विडंबना ही थी कि जिस रुपेश कुमार का पुणे में एक समृद्ध और प्रसिद्ध रेस्तरां था, वो आज मुंबई में किसी और के रेस्तरां में एक मामूली सी नौकरी करने पर मजबूर थे। उन्होंने इस कठिन दौर में भी हार नहीं मानी और फिल्मों में काम पाने की अपनी कोशिशें जारी रखीं। अंततः उनकी लगन रंग लाई। 1965 में फिल्म रुस्तमे हिंद के साथ रुपेश कुमार ने फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया। इसके बाद उनकी फिल्म टार्जन और किंग कॉन्ग रिलीज हुई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुपेश एक ऐसे कलाकार थे जिनकी उपस्थिति मात्र से दर्शकों के मन में भय का संचार हो जाता था। उन्होंने स्वयं को एक नकारात्मक किरदार के रूप में इतनी कुशलता से स्थापित कर लिया था कि कई फिल्मों में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने के बावजूद उनका खलनायकी का प्रभाव हमेशा अधिक गहरा रहा। मैं पहले से बहुत परेशान। मेरी मानो तो ये परेशानी आज ही दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातें अपनी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता और प्रभावशाली संवाद अदायगी के कारण रुपेश कुमार को रमेश सिप्पी की प्रतिष्ठित फिल्म सीता और गीता में मुख्य खलनायक की भूमिका मिली। इस फिल्म में उन्होंने हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की।
एक निर्दयी खलनायक के रूप में रूपेश ने फिल्म में हेमा मालिनी पर खूब अत्याचार किया। उन्हें बेल्ट से पीटते देखकर अनगिनत दर्शक उन्हें सचमुच क्रूर समझते होंगे। ये उनकी अभिनय कला का ही कमाल था। जानती है ना, ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। इस फिल्म में उनका किरदार अत्यंत प्रभावशाली था और इसने उनके भविष्य के करियर के लिए नए रास्ते खोल दिए। रूपेश ने अंदाज, लोफर, रेड रोज, रामपुर का लक्ष्मण, प्यार झुकता नहीं, शराफत, चाचा भतीजा, सपनों का सौदागर जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जोशीले में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ एक भयावह बलात्कारी की भूमिका निभाई। उनकी अंतिम फिल्म मेरी आन थी, जिसमें संजय दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई थी। संजय दत्त साहब, आप अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। रूपेश और मुमताज ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं नागिन, टार्जन और किंग कॉन्ग, धड़कन और कई अन्य। एक सहायक अभिनेता होने के बावजूद उन्होंने उद्योग के कई प्रमुख फिल्मी सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। 1973 की फिल्म प्रभात में उन्होंने नायक की भूमिका भी निभाई थी। देखो नस भाई, अपन बहुत हारेला, अपन से कोई उल्टा खोपड़ी का बात मत करना, अपन का भेजा आउट हो जाएगा, जिसमें उनकी नायिका जाहिरा थीं। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन रूपेश ने इसे कभी नकारात्मक रूप से नहीं लिया और एक खलनायक के रूप में अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। फिल्मों में अभिनय के साथ साथ रूपेश ने निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने 2 सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, 1993 में मेरी आन और 1991 में है मेरी जान। उनकी बेटी मुमताज फरशाही ने उनकी होम प्रोडक्शन मेरी आन की कहानी लिखी थी। रूपेश की आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई पापी देवता थी। उन्होंने 1986 में दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक बहादुर शाह जफर में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूपेश कुमार प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज के चचेरे भाई थे और उन्हें मुमताज के काफी करीब माना जाता था। 1973 में उन्होंने अपने माता पिता की पसंद की लड़की हरजिया से विवाह किया। उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी का विवाह दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के भतीजे जाहिद खान से हुआ है। इस प्रकार वे रिश्ते में दिलीप कुमार के समधी हुए। 29 जनवरी 1995 को रूपेश कुमार फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में भाग ले रहे थे। वे अपने प्रिय मित्र सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के साथ बैठकर समारोह का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक रूपेश कुमार को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जीवन और मृत्यु के बीच एक कठिन संघर्ष शुरू हुआ और दुर्भाग्य से मृत्यु ने जीत हासिल कर ली। रूपेश को बचाया नहीं जा सका और मात्र 49 वर्ष की आयु में अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे चरित्र कलाकार की जिन्हें शायद फिल्मों में वो मुकाम और पहचान नहीं मिली जिसके वे वास्तव में हकदार थे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? यदि आप भी इस बात से सहमत हैं कि फिल्मों में चरित्र अभिनेताओं को वो सम्मान और पहचान नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए, तो हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये भी जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।